वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सदा। दोस्तों, आज का टॉपिक है, एक कॉन्फ्रेंस हुई 29 और 30 तारीख को, तो उसमें मैंने अटेंड किया ज्योतिष कॉन्फ्रेंस, शॉकिंग ट्रूथ्स एंड मिथ्स। आज हम इस पे कुछ चर्चा करेंगे। मैं पहले भी कॉन्फ्रेंसेस में जब जाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ वीडियो डालूं, ग्लिम्सिस करके डालूं या जैसे भी है। तो आज ये रहेगा दोस्तों। यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में सभी तरह के डिस्कशंस हुए, वैदिक, लाल किताब, मेडिकल, सोशल इश्यूज, और जैसे कि कुछ आत्माओं से बातचीत करना, कुछ तंत्र, बगलामुखी माँ की साधना, और बहुत तरह की लेक्चर्स हुए। दो इश्यूज दोस्तों ऐसे रहे कि जिन पे कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज थे। एक, नेम न्यूमरोलॉजी। तो पहले भी कुछ दिनों पहले भी एक वीडियो आई थी कि नेम न्यूमरोलॉजी एक्सपोज्ड, तो उस पे मैंने डाला था कि नेम न्यूमरोलॉजी डिस्क्लोज, तो मैंने उसको डिस्क्लोज किया था। तो यहाँ पर चर्चा हुआ कि नेम न्यूमरोलॉजी कोई वैल्यूएबल टूल नहीं है या कोई ऐसी विधा नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है। दूसरी तरफ पक्ष ये भी था कि लाभकारी है। दूसरा जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन था वो ये था कि जैसे आजकल हैंड में नंबर्स लिखने की एक प्रथा चली है, और बताते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर्स, स्पेशली हमारी महिला एस्ट्रोलॉजर्स बताया करती हैं, ग्रीन कलर से लिखना है, रेड कलर से लिखना है, हथेली पर लिखना है, चंद्र माउंट पर लिखना है, वीनस माउंट पर लिखना है, फिंगर पर लिखना है, तो बताया करती हैं और प्रैक्टिस है। तो उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, उनके यजमानों की लाभ प्राप्त होता है नंबर एक्टिवेशन से। लेकिन यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में, लुधियाना में कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जो है ये रहा कि ये वैल्यूएबल टूल नहीं है, ऐसा कुछ लाभ नहीं होता है, आदमी लखपति करोड़पति नहीं बन जाता है। तो इस बात पर जो है मेन एस्पेक्ट था। तो दोस्तों, मैं अपनी चर्चा इस दो टॉपिक पे बाद में बताऊंगी, रेमेडीज और या हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं बात करती हूँ इस कॉन्फ्रेंस की। पहले दिन दोस्तों जब कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें जो है माने जाने न्यूमरोलॉजिस्ट अश्विनी गौतम जी, जो कि कुरुक्षेत्र से हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस, उनका जो है 1.5 घंटे की एक उनकी वर्कशॉप थी, और उस वर्कशॉप में उन्होंने बताया, और उसमें उन्होंने नेम न्यूमरोलॉजी को यूज किया और उसको जो है एक वैल्यूएबल टूल माना और उसको एक सीक्रेट नंबर माना। तो उन्होंने इस तरह से बताया कि सीक्रेट नंबर्स का आपकी लाइफ में कैसे, क्या लाभ हानि या कैसे पार्ट प्ले करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब एक इतने माने जाने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा, नेम न्यूमरोलॉजी को कंसीडर किया, नेम न्यूमरोलॉजी का जो नंबर था उसको उन्होंने अपनी प्रेडिक्शंस में यूटिलाइज किया, यूज किया। इसका मतलब नेम न्यूमरोलॉजी जो है वो फंक्शनल है, वर्केबल है, वैल्यूएबल है। लेकिन इसी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन जो है कई एस्ट्रोलॉजर्स ने ये व्यू रखा अपना कि नेम न्यूमरोलॉजी का कोई लाभ नहीं है, नेम चेंज करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, कोई ए एक्स्ट्रा कर दे, कोई एस एक्स्ट्रा कर दे या इस तरह से कर दे, इसका कोई लाभ नहीं होता, ये आपकी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकता। और इसी प्रकार से कि ये जो नंबर लिखवाते जाते हैं इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों अब ये देखिए कि ये पहले दिन जो वर्कशॉप हुई, दूसरे दिन उसी बात का खंडन हो गया, उसी बात को ज्योतिषियों ने कहा कि नहीं, नेम न्यूमरोलॉजी की कोई वैल्यू नहीं। तो अब दोस्तों बात ये है कि जो नए एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो नए न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जो नौसिखिए हैं, जो सीख रहे हैं, तो अब उनके पल्ले इस कॉन्फ्रेंस का क्या नतीजा आया, वो टेक होम उनका मैसेज क्या था कि नेम न्यूमरोलॉजी को माने या नहीं माने, नेम न्यूमरोलॉजी वैल्यूएबल है या नहीं है, नेम न्यूमरोलॉजी फंक्शनल है या नहीं है,
यजमानों के लिए लाभकारी है कि नहीं है। अब उनके लिए क्या है, वो यूज करेंगे इसे या नहीं करेंगे, या उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक ही कॉन्फ्रेंस में दोनों व्यू हैं, दोनों तो हो नहीं सकते दोस्तों। ज्योतिष जैसा उसका नाम ही है, ज्योति प्लस ईश, जैसा कि आचार्य गुरुदेव नारायण दत्त शिरमाली जी के लिटरेचर में है। मैं हमेशा से इसको कहती रही हूं अपनी वीडियोस में, और मैं कहा करती हूं कि 20वीं सदी में और 21वीं सदी में, 20वीं सदी में आचार्य शिरमाली, नारायण दत्त शिरमाली जी जैसा कोई न्यूमरोलॉजिस्ट हुआ नहीं, और 21वीं सदी में भी उनके जैसे किसी एस्ट्रोलॉजर के न्यूमरोलॉजिस्ट की आने की संभावना नहीं है। ये मैंने कई अपनी वीडियोस में कहा है। आचार्य शिरमाली जी ने नेम न्यूमरोलॉजी को बहुत महत्व दिया है, और वो बहुत कारगर है। और उसको चलिए मैं बाद में बात करती हूँ अपने बारे में। पहले हम, मेरा जो ये टॉपिक था इसमें ये था कि सिग्नेचर थेरेपी एज ए टूल इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो ये मेरा दोस्तों टॉपिक था बोलने का, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बनी, सर्कमस्टांसेस बनी कि मेरे को जल्दी आना पड़ा कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके। सेकेंड डे की मैंने लंच के बाद ही थोड़े समय तक अटेंड करी, तो मेरा वहां पे लेक्चर नहीं हुआ। चलिए, मैं नेम न्यूमरोलॉजी को मांगती हूँ और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसे मैं यूटिलाइज करती हूँ। इसके बहुत सुंदर इफेक्ट्स हैं, और तन मन धन किसी भी प्रकार के जो हमारी कष्ट होते हैं, समस्याएं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, देखिए तन मन धन 3 ही सामाजिक समस्याएं हैं, और हमारी जो जरूरतें हैं वो रोटी कपड़ा मकान। तो इसलिए इससे जुड़े हुए कोई भी समस्या हो, उसमें नेम न्यूमरोलॉजी बहुत सुंदर कारगर है, अच्छा रिजल्ट देती है। अब ये कैसे काम करती है वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं पहले बताने वाली। अब क्या हुआ, वहां एक बहुत ही लर्नेड रिसर्चर, जिनका कि 50 से, आप ये कहें कि 50 इयर्स हो गए, 70 से वो जो हैं इस पे काम कर रहे हैं, और मैं उनको कहूंगी कि ग्रैंड मास्टर ऑफ टीज, टी मतलब यूट्यूब पे, और तंत्र, किसी भी फील्ड में, टेक्निक्स, रिसर्च टेक्निक्स इन एस्ट्रोलॉजी, हर चीज के वे, हर विधा के वे मास्टर हैं। शायद वो पहले एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने की यूट्यूबर्स के लिए ग्रुप्स बनाए, और एक नहीं, उन्होंने व्हाट्सएप पे 3-3 ग्रुप्स बनाए, ताकि यूट्यूबर्स को मौका मिले अपने आप को शोकेस करने का। और वो तीनों अलग अलग हैं, एक हर्बल श्रब ट्री है, एक ज्योतिष के ऊपर है, इस तरह से उन्होंने ग्रुप बनाए। बहुत ही सुंदर ग्रुप दोस्तों। उनका नाम है डॉक्टर राजू श्रीवास्तव, या फिर उनको गोपाल राजू साहब के नाम से ही जाना जाता है। वो अपने समय के माहिर, उनकी न जाने कितनी ही किताबें पब्लिश्ड हैं, रॉयल्टी है उनकी। एक बहुत खूबसूरत वो बुक है जो कि नेम न्यूमरोलॉजी की है। और देखिए, ये बात मैं यहाँ बता रही हूँ आपको, मैंने पहले भी वीडियो में बताई है, आज फिर बताने वाली हूँ कि नेम कैसे काम करता है, क्यों नेम न्यूमरोलॉजी वर्केबल क्यों नहीं है, और क्यों नहीं होगी। आखिर हमारा जीवन जो है वो नंबरों से ही तो रेगुलेटेड है दोस्तों। जैसे कि माता के पीरियड्स की समाप्ति के कितने दिन बाद कंसेप्शन हुआ है बेबी का, आप कितने दिन के बाद जो है वो एग जो है ओवम बना है, वहां से आपके दिन और तिथि आरंभ होती है, फिर कितने महीने कितने दिन पर आपका जन्म हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि एक आम, आपने सुना होगा कि हमारी दादी नानी मम्मियां बोला करती हैं कि सतमासा या अठमासा महीना जो का जो बच्चा होता है वो शुभकारी नहीं होता। मतलब कि वो शुभकारी क्यों नहीं होता, जो 7वें महीने के बच्चे पैदा होते हैं वह जो है वो अंडर डेवलप्ड होते हैं, तो जनरली उनको जो है आजकल इंक्यूबेशन में रखा जाता है। 8वें महीने में भी दोस्तों जो बच्चे पैदा होते हैं उनका भी कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज होता है। इसलिए कहा जाता है कि 8वें महीने में आपको नदी नाला भी ट्रेवल नहीं करना चाहिए, आपको जहां डिलीवरी करवानी है आप 7th मंथ में ही चले जाए। 9वें महीने लगने के बाद दोस्तों बेबी का होना शुभकारी माना जाता है। जब 9वें महीने से बहुत ज्यादा दिन करीब हो जाए तो वह भी शुभकारी नहीं माना जाता है। 9 महीने के बाद में अगर 15 दिन ऊपर हो गए हैं तो वह भी शुभकारी नहीं होता। तो क्यों हमारा जो नंबरों से रेगुलेटेड क्यों नहीं है हमारा जीवन,
तो नेम न्यूमरोलॉजी, जब हम डेट ऑफ बर्थ की न्यूमरोलॉजी कंसीडर कर रहे हैं, मूलांक भाग्यांक की बात कर रहे हैं, तो नेम न्यूमरोलॉजी क्यों नहीं कारगर है? बिल्कुल कारगर है। मैं बाद में बात करूंगी इसके बारे में। अब आइए बात करते हैं जो मैं बात कर रही थी गोपाल राजू सर की। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नेम न्यूमरोलॉजी वर्केबल है। लेकिन दोस्तों, आप जैसा जानते ही हैं, जहां पर जोश हो, रोष हो, या फिर यहाँ पे पर्सनल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति जो है वो हावी हो, तो जो ज्ञान की जो आवाज होती है, ज्ञान वायु जो होती है, वो थोड़ी सी सप्रेस हो जाती है। तो वहां पर थोड़ी सी दूसरी वायु प्रभावी हो जाती है। तो गोपाल राजू सर शांत हो गए और उस समय में मैंने भी कुछ कहना ठीक नहीं समझा। तो आइए, एक गोपाल राजू सर की एक बुक है जिसमें उन्होंने बताया, और वो बात बहुत कारगर है। आप देखिए, ठीक है, गुरबाणी में आता है, चंगा नाम रखाए के जस कीरत जगले। मतलब आप जग में अच्छे नाम से ही जस कीरत पाएं। अच्छा नाम रखें, शुभकारी नाम रखें। गोपाल राजू सर की बुक जो है कहती है कि जैसे पहाड़ों के नाम पे, नदियों के नाम पे और देवी देवताओं के नाम पर बच्चों के नाम नहीं रखे जाने चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। आपने अपने आसपास ही सामाजिक जीवन में देखा होगा कि गंगा, लक्ष्मी, पार्वती, इस तरह के जो नाम होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि वह आपके हाउस होल्ड हेल्पर होते हैं, उनके नाम होते हैं। गंगा से गंगूबाई बन जाता है ना। इस तरह से लक्ष्मी, लक्ष्मीबाई हो गई। तो ये जो है नाम, आप देखिए कि उनका जीवन जो है वह उतना प्रभावी प्रभुत्व वाला नहीं होता है। इसी तरह से सरिता, जो कि मतलब नदियों के नाम है, गंगा, यमुना, जो कि बहते हुए, और सरिता नाम आप अक्सर देखिएगा आपके आसपास में जिनके भी नाम होंगे, उनका जीवन जो है कष्ट में रहा होगा। जीवन के किसी न किसी पहलू में वो कष्ट में रहे होगा, जिनके इस तरह के नाम होते हैं। जैसे कि पर्वत के नाम पर भी कैलाश अगर किसी का नाम है, वो बात अलग है कि कैलाश खेर हमारे माने जाने सिंगर हैं। तो इस तरह के नाम भी हैं दोस्तों, वह जो है उन्होंने कहा है कि नहीं होने चाहिए, और ये बात सच भी है। अब दोस्तों बात हम करते हैं दूसरा, कि जो नाम लिखा जाता है उसको भी नेगेटिवली कंसीडर किया गया, उसको भी नकारा गया, जो नंबर्स जो हैं लिखे जाते हैं, चाहे वीनस माउंट पर है। जब दोस्तों इस विधा को, एक्टिवेशन ऑफ नंबर्स थ्रू योर हैंड्स, उसको इतना नेगेटिविटी लिया गया, और उसमें सिर्फ यही कहा गया कि साहब, अक्सर कहा जाता है कि इतना नंबर लिख लो तो लखपति बन जाओगे, इतना नंबर लिख लो तो करोड़पति बन जाओगे। सिर्फ इसी बात पर बात हुई। दोस्तों, मैं इस बात से एग्री नहीं करती एज ए रिसर्चर। देखिए, ज्योतिष विधा जो है उसका कोई पीछे किसी भी लिटरेचर से लेना देना नहीं है। वो पुरातन जरूर है, लेकिन वो सेल्फ सस्टेन्ड इनोवेटिव विधा है। ज्योतिष विधा जो है, ज्योतिष विधा में पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर सकते हैं, पर्सनल सूत्र आपके हो सकते हैं, जो कि आधारित होंगे डेटा के ऊपर, जो कि आधारित होंगे आपके लॉजिक पर, जो कि आधारित होंगे आपके उदाहरणों पर, जो कि आधारित होंगे आप कंसेप्ट्स पर। ठीक है, तो वो जो चीज है, उसके बिना व्यक्तिगत अगर आप कोई अपना स्टेटमेंट देते हैं, तो वो ज्योतिष विधा के हिसाब से एप्लीकेबल नहीं है। वो आपका एक पर्सनल अभिव्यक्ति हो सकती है आपकी अपनी, कि आप कह रहे हैं कि आप उस चीज को नहीं मानते या उससे लाभ नहीं होता। तो जब आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, किसी भी विधा को आप नेगेट कर रहे हैं, तो वहां पर डेटा होना चाहिए, उदाहरण होने चाहिए, उस पर कोई रिसर्च होनी चाहिए, उसके साथ में सामने आना चाहिए। क्योंकि ज्योतिष विधा या कोई भी ज्योतिष सम्मेलन वो सिर्फ 20, 50, 100 लोगों का एक सम्मेलन ही नहीं है। वहां पर बहुत सारे लोग बहुत कुछ ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और टेक होम मैसेज लेके जाते हैं, और फिर वो अपने जीवन में उसे प्रयोग करते हैं एज एन एस्ट्रोलॉजर। तो मुझे ये लगता है कि ये जस्टिफाइड नहीं है कि हम पॉइंट ब्लैंकली ये कहें कि ये विधा कारगर नहीं है, फंक्शनल नहीं है। तो दोस्तों, ये एक मेरा पक्ष रहा। जो गोपाल राजू सर हैं, मैं उनको एक तरह से चलता फिरता ग्रंथ मानती हूँ।
उनके पास इतना कुछ है, इतना कुछ है। आप उनके वीडियोस देखें, आप जाकर के, चाहे हस्तरेखा पर है, चाहे हस्त मुद्राओं पर है, और मैंने इन सभी चीजों को दोस्तों, हस्त मुद्रा है, इनको मैंने मेडिकल केसेस के लिए, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जगा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, और जो एक ज्योतिषी जी ने कहा कि साहब ये आपकी डेस्टिनी है जो आपको कहाँ ले जाती है, आपने पढ़ाई कुछ और करी है और आप करते कुछ और हैं। वो बात कुछ हद तक ठीक है। जैसे कि मैंने बायोलॉजी लिया, 12th तक बायोलॉजी पढ़ा, मेडिकल में मैंने एक पेपर दिया, मेरा 3 नंबर से एमबीबीएस में रह गया, लेकिन उसके बाद फिर बीएससी ज्वाइन किया। लेकिन है, उसमें था कि भाई डॉक्टर बनने के चांसेस हैं। तो देखिए, मैंने आगे माइक्रोबायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में मैंने पीएचडी किया, डॉक्टरेट किया, उसमें काम किया, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट किया, मैं रिलेटेड फील्ड्स में ही काम करती रही। और आज की तारीख में मैंने जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन पे काम करना शुरू किया है, उनको प्रमोट करना शुरू किया है। मैंने एक उत्तराखंड की एक कंपनी की फ्रेंचाइजी ली है, मैं उस पर भी काम कर रही हूँ। और जो मैंने इनोवेट किया अपनी लाइफ में, ज्योतिष विधा को, वैदिक ज्योतिष को लेकर के, न्यूमरोलॉजी को लेकर के, साथ में मैंने सिग्नेचर एनालिसिस को एक टूल बनाया। सिग्नेचर, आपके सिग्नेचर जो हैं वो आपका ऑरा है। आप देखें, जब आप सबसे पहले कोई बच्चा सिग्नेचर करता है तो उसको किसी ने बताया नहीं है कि कैसे सिग्नेचर करने हैं, वो अपने आप उसके अंदर से ही वह आएगा। तो उसने वैसे सिग्नेचर कर दिया। अब समय आ गया है कि हम सिग्नेचर को जो है हम चेंज कर लेते हैं, हम बता देते हैं कि आप इसे करेक्ट कर लें। तो मैंने उसको जो है एज ए टूल यूज किया कि कैसे हम उसको चेंज करके, और नेम नंबर में भी हम चेंज करके अपने हेल्थ इश्यूज को, और प्लांट्स को लगा करके, वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स को हमने प्लांटेशन करके अपने हेल्थ इश्यूज को ठीक किया। और मैं हमेशा फीडबैक लिया करती हूँ, कोई शुगर के पेशेंट हैं, कोई हार्ट के पेशेंट हैं, या जिनके बेबीज नहीं हो रहे हैं उसकी। और दोस्तों, बात रही कि कुछ ऑब्जर्वेशंस की, जब कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो कुछ ऑब्जर्वेशंस भी होती हैं, जैसे कि मैंने भी इन चीजों को ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया। मैं उन ज्योतिषियों के यहाँ पर मैं जो उन्होंने कहा वह मैं रिकॉर्डिंग नहीं डाल रही हूँ, वह मुझे इथिकली लगता है, तो इसलिए मैं वह नहीं डाल रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। अब दोस्तों, बात रही कि एक जेंटलमैन थे, तो उन्होंने जो है ऑब्जर्व किया कि एक जो हमारी ऑर्गेनाइजर मैडम थी, वो जो है जेली की टॉफियां लेती हुई डब्बा बेचारी आई, और सबके पास, सारे ही डेलीगेट्स के पास वो जा रही थी, तो मेरे पास भी आई। तो मैंने कहा जी मैं जेली नहीं खाती हूँ। तो एक जेंटलमैन साइड में खड़े हुए थे, तो वो भी एस्ट्रोलॉजर ही होंगे, तो मेरा उनसे पर्सनल परिचय नहीं है, तो इन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि मैंने जेली नहीं ली है। तो देखिए, जेली मैंने नहीं ली, उसका एक साइंटिफिक रीजन है। मैंने कहीं लिटरेचर में पढ़ा था कि जेली जब बनाई जाती है तो उसमें जो है बायोटिन यूज किया जाता है, जो कि एनिमल ओरिएंटेशन का होता है। प्लांट बायोटिन बहुत एक्सपेंसिव होता है, इस वजह से वह यूज नहीं किया जाता। इसलिए मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन भी दोस्तों वो प्रेफर करती हूँ, वो जस्ट एडवोकेट करती हूँ जिसमें कि प्लांट बायोटिन है। तो इस वजह से मैंने उनको मना किया। और दूसरी बात यह है कि मैंने ये भी स्टडी किया था कि बच्चों के तालू में जो है कई बार जिलेटिन की जो है वो टॉफी जो है वो चिपक गई, तो थोड़ा बच्चा इनकन्वीनियंट हुआ। इसलिए मैं कभी ये टॉफियां खरीदती भी नहीं हूँ, और मैं बच्चों में ये नहीं बांटती हूँ। जैसे कंजकों को देनी है, किसी को देनी है, तो मैं नहीं देती हूँ कभी भी। तो दोस्तों, उनका एक और ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने कमेंट किया। ये उनका ऑब्जर्वेशन था कि मैंने नहीं लिया, देखा उन्होंने मुझे, और फिर उन्होंने एक कमेंट किया। एक महिला एस्ट्रोलॉजर थी, उनको कहा कि साहब देखो, मैडम ने अपने टेबल पर, मेरा जहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था आयुर्वेदिक मेडिसिन का, तो वहां पे मैंने टॉफियों का एक डब्बा रखा हुआ था, जो कि हम लोग एज ए फैमिली, मैं, मेरे हस्बैंड, हमारा बेबी, तो हम लोग वो खा रहे थे, और हमने रखा हुआ था। अगर कोई कह देता है कि लेनी है तो ले लीजिए साहब, हम मना भी नहीं करते। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, मैडम ने अपने जो टेबल पर तो जो है कैंडी रखी हुई है, और यहाँ पर वो तो रेमेडी कर रही हैं, और ये जो है, तो देखिए मैं यहाँ बता दूं, और ये मुझे अचंभा लगा कि लोग ज्योतिष सम्मेलनों में भी रेमेडीज कर लेते हैं, हैरानी की बात हुई मुझे। तो खैर, तो मैं ये कह दूं कि जो उपाय है कैंडी का, वह उपाय है खट्टी मीठी गोलियों का। खट्टी मीठी गोलियां मैं तब बताती हूँ जब किसी के बेबी ना हो, कोई कपल हो जिनके बेबी ना हो, तो उनको मैं बताया करती हूँ, और वो भी 2 साल से लेकर के 8 साल के बच्चों तक। सिर्फ 6 वर्ष की जो है ड्यूरेशन है, उन बच्चों को ही जो है आप टॉफियां बांट सकते हैं।
मंदिर में, रिलीजियस धाम में आप दे सकते हैं। तो उसका उपाय ये है। अब मुझे नहीं मालूम, वो आचार्य जी कोई और उपाय भी करते होंगे तो लेते होते होंगे। जो हमारी टॉफियां थी दोस्तों, हमने रखी हुई थी, वो मीठी टॉफियां थी, वो खट्टी मीठी टॉफियां नहीं थी। और वो हम लोग खुद पर्सनल हम लोग खा रहे थे, क्योंकि उस दिन एकादशी थी। तो एकादशी का श्राद्ध होने की वजह से हमने अपना घर से ही हम फ्रूट लेकर के गए थे। हमने वहां कॉन्फ्रेंस में भोजन भी नहीं खाया था। तो इस वजह से हमने अपना फ्रूट ही खाया। और उसके बाद ये था कि भाई दिन भर बैठना है तो थोड़ा सा वो हो जाता है, इनकन्वीनियंट हो जाता है, चलो टॉफियां हमारे पास होंगी तो खाते रहेंगे। तो हमने ऐसे एक डिब्बा अपनी टेबल पे रखा था और बैक साइड था, तो वो हम किसी को ऑफर भी नहीं कर रहे थे। तो खैर ये उनका ऑब्जर्वेशन था। तो दोस्तों ठीक है, ऑब्जर्व करना अपनी जगह है, लेकिन हमें क्रिटिकल नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये उन्होंने एक तरह से नेगेटिव व्यू लिया, क्योंकि मेरी उनसे परिचय नहीं था। अगर परिचय होता तो शायद मैं उनको उसी वक्त ये बात कह देती, लेकिन मैंने सोचा कि चलिए यहाँ पे शेयर कर ले, कि और ताकि आपको पता भी चल जाए कि जो टॉफियों का जो रेमेडी होती है वो जो है कैसे की जाती है, और या बच्चों को जो है एजुकेशन के लिए ही तो उसके लिए बताई जाती है। तो खैर ये बात हुई दोस्तों। अब बात रही दोस्तों, ये नंबर लिखने वाली बात भी हो गई। तो अब मैं अपनी बात करती हूँ दोस्तों, कि मैं इसको कैसे यूज करती हूँ। मैं नेम न्यूमरोलॉजी को दोस्तों हम चेंज करवा के डिजीजेस में बनाते हैं। जब बीमारियां हैं तो वहां पे हम एक्टिव कर देते हैं उस नंबर को जो हमें डिजायर्ड नंबर चाहिए, जिस प्लेनेट को एक्टिव करना है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर किसी व्यक्ति का 5 जो है भाग्यांक आ रहा है, लेकिन या 5 मूल्यांक है, लेकिन वह बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, उनका नहीं चलता, अब वो परेशान है। तो कोई भी व्यक्ति देखेगा, मूलांक भाग्यांक देखेगा तो बोलेगा 5 है, अरे भाई बुध का है तो तुम्हारा काम चलना चाहिए, क्यों नहीं चल रहा बिजनेस। तो वहां पर हमें उस व्यक्ति की हॉरोस्कोप को देखना है और वहां देखना है कि बुध की क्या पोजीशन है। अब बुध और राहु, बुध अच्छे नहीं है, बिजनेस में लाभ नहीं है, और इसका मतलब है कि राहु भी शुभकारी नहीं है, जो कि उनको धन प्राप्ति नहीं करवा पा रहा है। बुध और राहु आपस में रिलेट करते हैं। तो दोस्तों अब बचे क्या। अब ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या करेंगे कि हमें प्लेनेट देखने होंगे उसके हॉरोस्कोप में कि क्या शनि, मंगल, गुरु ये कैसे हैं, किस स्थान में हैं। अगर वो शुभकारी है, इनमें से जो भी ग्रह शुभकारी है, तो हम उस ग्रह के नंबर को, उसकी नेम न्यूमरोलॉजी करवा दीजिए, एक्टिव करवा दीजिए उस नंबर को, वो एक्टिव हो जाएगा और उसका कार्य हो जाएगा। अगर वो पब्लिकली पूरी तरह से नेम चेंज नहीं कर सकता है, तो उसको रेमेडी दी जाए कि वह इतने दिन उसके हॉरोस्कोप को हिसाब से देख करके कि उसको कितने दिन उसको डेली लिखना है, ताकि उसके ऑरा में वो जो है प्रभावी हो जाए। और बुद्ध के लिए भी जो अच्छे दान हैं उनसे करवाए जाए, ताकि उनका बुद्ध जो नेगेटिविटी दे रहा है वह अच्छा हो जाए। बिजनेस के लिए दोस्तों शनि, मंगल और गुरु, ताकि उनकी धन की आवक शुरू हो। तो ये नेम नंबर जो है या न्यूमरोलॉजी से हम इस तरह से लाभ पा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको हमें देखना पड़ेगा कि किस प्लेनेट की वजह से डिजीज हो रही है, उसका दान करवाएंगे, मंत्र जप करवाएंगे, और जो प्लेनेट उसकी पोजीशन अच्छी है या जो प्लेनेट मित्र है उसका, जिसकी वजह से कष्ट आ रहा है, उसके मित्र को हम मजबूत करेंगे, उसका एक्टिवेशन करेंगे, वो लिखना उनको नंबर बताएंगे, उनके नेम नंबर में चेंजेस होंगे। तो इस तरह से उसको हम यूटिलाइज करेंगे। और ये वहां भी बहुत सुंदर यूज होता है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति स्टोन नहीं पहन सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, इसीलिए मैंने कहा कि शॉकिंग मिथ्स एंड ट्रुथ्स। तो देखिए, आपको जान के हैरानी होगी कि जब कोई बीमारी हो और उसमें कोई ग्रह जो नीच का है, जो नीचता है, बीमारी दे रहा है, उसी का आप उसे जो है लिमिटेड समय के लिए आप उनको स्टोन पहना दें। स्टोन बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। पहले ट्रायल के लिए 40 महीने उनके आसपास रखें, उनके पिल्लों के नीचे रखें, उसके बाद में या उनके टेप लगा करके उंगली पे रखें, उसके बाद में उनको जो है उसकी रिंग बनवा करके दें। और रिंग भी कैसे कैसे धातु की होगी, किस तरह से बनेगी, वो उस पर डिपेंड करता है, ताकि उनको लाभ होता है। ये एक शॉकिंग ट्रुथ है, लेकिन ये सही है कि नेगेटिव अक्सर कहा जाता है कि जो नीच प्लेनेट है उसका आप स्टोन नहीं पहने, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब बीमारी हो, कोई कष्ट हो, इस तरह का कष्ट हो, तो वहां पर वो
कारगर होता है, उससे लाभ होता है। अब बात रही दोस्तों, जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, बहुत अच्छी एजुकेशन है, सब कुछ है, लेकिन उसका जॉब नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको शुक्र जो है सपोर्टिव नहीं है। तो अब वहां हमें प्लेनेट में देखना होगा कि कौन से प्लेनेट से हम उसको लाभ पहुंचा सकते हैं। बुद्धि तो मतलब ठीक थी, बुद्ध ने अपना काम कर दिया, उसको एजुकेशन दे दी, लेकिन अब आगे जो है धन देने वाले शनि, शुक्र और गुरु, वह कौन सा प्लेनेट जो है शुभकारी है, तो हम उसका उसे फास्ट बता देंगे, उसका उसे मंत्र बताएंगे, उसका उसे हम स्टोन पहनाएंगे, उससे रिलेटेड हम उसकी चेंजेस करके, हम नंबर भी बता करके उसको जो है एक्टिव करेंगे उस प्लेनेट से रिलेटेड जो बेस्ट है उसकी हॉरोस्कोप में, तो उसको लाभ होगा, उसको जॉब लगेगा, उसको लाभ होगा। इसी प्रकार से जो कोई सरकारी नौकरी में बार बार 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से रह जा रहे हैं, वहां पर भी ये बहुत सुंदर काम करता है नंबर एक्टिवेशन। और हमारी बहुत सारी महिला एस्ट्रोलॉजर्स जो टैरो रीडर्स हैं या फेंग शुई पे काम करते हैं या रेकी पे काम करते हैं, वो बहुत सुंदर इस विधा का लाभ ले रहे हैं। तो यह विधा अपने आप में संपूर्ण है, बहुत खूबसूरत है, बस जरूरत है तो उसे एक्टिवेट करने की, उसको जानने की। तो दोस्तों कहते हैं ना, मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इन नंबर्स का भी लाभ ले सकते हैं। और स्पेशली मैं काम करती हूँ यंत्रास के ऊपर। दोस्तों यंत्रास क्या है, मेरा एक इकलौता होगा, शायद ईश्वर से डर कर बोलती हूँ, ईश्वर को हाजिर नाजिर मानकर करती हूँ। आचार्य नारायण दत्त श्रीमाली गुरुदेव जी को मैं हाजिर नाजिर जान करके कह रही हूँ कि मेरा शायद इकलौता यूट्यूब चैनल होगा जिसपे मैंने माँ भगवती के, देवी माँ के भी यंत्र मैंने बताए हैं राशिवार। तो राशि के हिसाब से उन यंत्रों का प्रयोग करके भी एक्टिवेशन होगा। यंत्र क्या है, यंत्रों में नंबर ही तो हैं दोस्तों, तो वह नंबरों का ही लाभ है। और कौन सा यंत्र जो है, जैसे कि 15, 36, 34, 38, ये क्या है, इन यंत्रों को भी नेम न्यूमरोलॉजी में बहुत खूबसूरत इसका समन्वय किया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों यह वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। और यह मैं कहती हूँ ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के कि अगर आप, जिन लोगों ने कहा है कि नेम न्यूमरोलॉजी काम नहीं करती, वो इस पर काम करें। जो सूत्र हैं, जो कंसेप्ट्स हैं नेम न्यूमरोलॉजी को यूज करने के, उसके हिसाब से अगर वो करते हैं, तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि अगले साल की जो एशियन एस्ट्रोलॉजर्स की ऐसी ही कॉन्फ्रेंस होगी, तो उसमें वह स्वयं ही आके बोलेंगे कि हाँ, नेम न्यूमरोलॉजी इज फंक्शनल, वर्केबल और खूबसूरत ब्यूटीफुल विधा है। आप सबको नमस्कार, प्रणाम।